नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आज 27 जून को एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम जानेंगे करंट की घटित सभी घटनाओं को और उनसे जुड़े स्टैटिक्स जीके को साथ में जानेंगे। आज दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज मैंने 15 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन मैंने आज रिवीजन के क्वेश्चन को नहीं रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का जो मोटिवेशन कोटेशन है वो है, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। दोस्तों, हार तब होती है तब हम अपनी हार को मान लेते हैं। जब तक हम अपना इम्प्रूवमेंट जारी रखते हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। एक पुरानी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अभी हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। तो जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, पर दिन प्रतिदिन आपको बेहतरी की ओर जाना है। यानी जो हमारा कल था आज उससे हमें बेहतर होना है। जब तक आप बेहतर होते रहेंगे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और एक दिन उसको अचीव कर लेंगे। आपकी प्रोसेस स्लो हो सकती है, धीरे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सफलता को ना प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए आज की क्लास को, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक अभी क्या हुआ है, एक संस्था है, यानी इसको जारी करता कौन है? जारी करता यानी जो संस्था है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सी संस्था है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक संस्था है जो अपना इंडेक्स निकालती है। तो इसका इंडेक्स यानी इसका सूचकांक क्या है? ग्लोबल यानी वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ठीक है, ये निकालती है। इसमें ये क्या करती है? इसमें ये 3 आधारों पर 3 क्षेत्रों में 23 संकेतों के आधार पर इस रैंकिंग को निकालती है। तो जो इसके किस पर निकालती है? इसका आधार क्या है? तो आधार होगा इसका 3 क्षेत्रों के 23 संकेतकों के आधार पर ये क्या करती है? इस रैंकिंग का क्या करती है? निकालती है, मतलब इस रैंकिंग को निकालती है। तो इसमें आधार क्या है? पहला इसका आधार है सामाजिक सुरक्षा। क्या है? सामाजिक सुरक्षा, यानी उस देश में लोगों की समाज में सुरक्षित है या नहीं है, ये इसका पहला आधार है। दूसरा है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। घरेलू क्या मतलब? अगर वहां पर कोई समुदाय या 2 गुट आपस में भिड़ रहे हो उसी देश के। और अंतरराष्ट्रीय यानी किसी दूसरे देश के साथ उसका कोई विवाद तो नहीं, युद्ध तो नहीं चल रहा इसको। तीसरा जो इसका आधार है वो है सैन्यकरण की स्थिति। तीसरा आधार है इसका सैन्यकरण की स्थिति। इनके 23 इन 3 क्षेत्रों के 23 संकेतकों के आधार पर यह रैंक का निर्धारण करता है। अभी हाल ही में इसने क्या किया? हाल ही में 163 देशों की रैंकिंग जारी की, ठीक है, रैंकिंग जारी की। और इस रैंकिंग में इसने जो टॉप यानी नंबर 1 स्थान दिया है वो है आइसलैंड को। आइसलैंड, जो ये आइसलैंड है ये लगातार इसमें नंबर 1 पे बना हुआ है। कब से? तो 2008 से लगातार नंबर 1 है, यानी इसमें अपनी शांति 2008 से बनाई हुई है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है आयरलैंड दूसरे पे। और तीसरे स्थान पर जो है वो है न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्री हो गए जो इसमें आते हैं। पहले पे आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। अगर बात करूं इस पे बॉटम पर,
ये तो टॉप हो गया, और जो बॉटम बॉटम को जो कंट्री आया है उसका नाम है रूस, यानी रसिया को इसमें सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। यानी रसिया में बिल्कुल भी शांति नहीं है। इसके दो कारण हैं, एक तो उसकी सैन्यकरण की स्थिति तथा उसका जो संघर्ष चल रहा है किससे, यूक्रेन के साथ, तो इसलिए उसे एकदम बॉटम पर रखा गया है। अब इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक इसमें 115, तो इसका ऑप्शन होगा बी। भारत की रैंक क्या है, तो भारत 115 रैंक पर रहा है, कितने में से, 163 देशों में से। ये कब की रैंक है, तो ये 2025 की रैंक है। अगर मैं बात करूं भारत की रैंक 2024 में क्या थी, तो भारत की रैंक 2024 में 116 थी, यानी 16 से एक अंक का इसमें इम्प्रूवमेंट रहा है। अगर 2025 में इसके स्कोर की बात करूं तो भारत का स्कोर 2.229 है। भारत का स्कोर 2.229 इसमें रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैश्विक शांति सूचकांक। अब कुछ और रैंकिंग जो हाल फिलहाल में जारी की गई उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें भारत की रैंक क्या रही, फायर पावर में भारत की रैंक क्या रही, अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या रही, अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या रही, खुशहाली में भारत की रैंक क्या रही, खुशहाली में भारत की रैंक क्या रही, एचडीआई में भारत की रैंक क्या थी, एचडीआई में भारत की रैंक क्या थी, जलवायु परिवर्तन में क्या थी, जलवायु परिवर्तन, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, और इसके साथ साथ हमारी जो भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही, और नोमैडिक एक है कि नोमैड पासपोर्ट, और नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स, इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो ये सारी रैंकें जो हाल फिलहाल में सैन्य खर्च के मामले में, सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा। और अगर बात करूं एशिया पैसिफिक, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, एशिया पावर भारत की इंडेक्स में रैंक क्या रही, दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में क्या रही, और सैन्य हथियार आयातक में, हथियार आयातक जहां मतलब हथियार सबसे ज्यादा मंगाए जाते हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही। तो ये कुछ प्रमुख रैंक जो भारत की अभी हाल फिलहाल में रही। तो अगर मैं बोलूं एशिया पावर में भारत की रैंक 3rd है, ठीक है, 3री है, दूध उत्पादन में विश्व में हम नंबर 1 है, हथियार आयातक के देश में भारत 2रे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूक्रेन रहा। ठीक है, अगर बात करूं ग्लोबल जेंडर गैप में तो ये हाल ही में अभी रैंक आई थी, तो 131 हमारी रैंक इसमें रही। फायर पावर में हमारी रैंक 4 है, अर्थव्यवस्था में भी क्या है, 4 है, खुशहाली में हम 118वें स्थान पर है, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 130वें नंबर पर है, जलवायु परिवर्तन में हम 10वें स्थान पर रहे, प्रेस स्वतंत्रता में हम 151वें पर, भ्रष्टाचार में 96, और वैश्विक आतंकवाद में हम कौन से स्थान पर थे, तो वैश्विक आतंकवाद में हम 14वें स्थान पर थे, हेनले पासपोर्ट में हम 80वें स्थान पर है। ये हर 3-4 महीने में दोबारा आती रहती है, तो हम इसको ऐसे ऐसे आती रहेगी, अपडेट करते रहेंगे। और हम नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में 114वें स्थान पर थे। सैन्य खर्च के मामले में हम अगर सैन्य खर्च की बात करें तो हम 5वें स्थान पर थे। तो ये हाल फिलहाल में जो रैंकिंग थी मैंने सारी आपको इसमें लिखा दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया ग्लोबल पीस इंडेक्स जो पूरे विश्व में शांति के आधार पर किसकी क्या रैंक है उसको निकालता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कॉनवेक्स
थ्री 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो हाल ही में इसका आयोजन रोमानिया में किया गया है। ये क्या है? एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश, ठीक है, रोमानिया यूरोपीय देश है रोमानिया, वहां पर इसका आयोजन किया है। दरअसल एक संस्था है जो हमारे यहाँ जितने भी परमाणु हथियार है उनकी सुरक्षा और उसके उपयोग के बारे में सावधानी बरतती है कि उसका उपयोग सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए विश्व में एक संस्था बनाई गई है जिसको हम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाम से जानते हैं। कौन सी संस्था है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और प्लस ये देश है अपना रोमानिया। इन दोनों ने मिलकर एक अब तक के सबसे बड़े कॉन्वेक्स 3 नामक परमाणु आपातकालीन अभ्यास शुरू किया है। तो ये कितना बड़ा है? तो एक अब तक के सबसे बड़े कौन से कितने घंटे के? तो ये 48 घंटे के 48 घंटे तक किसका है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। ठीक है, क्या है? आपातकालीन अभ्यास है। इसमें हमने क्या किया? तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने यहाँ पर इस स्थिति का जायजा लिया। मान लो कल कहीं पर किसी परमाणु संयंत्र में रेडिएशन की घटना हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए विश्व में क्या उपाय हैं और कैसे हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए ये अभ्यास का आयोजन किया गया। इसलिए यहाँ पर आपातकालीन अभ्यास दिया गया है। आपातकालीन का मतलब कोई ऐसी घटना जो आपातकाल की स्थिति में हो जाए और आपातकालीन स्थिति में हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, इसके लिए अभ्यास ये किया गया है। ठीक है, तो 36 घंटे का ये लंबा अभ्यास था। उद्देश्य इसका है वैश्विक परमाणु तैयारी को सशक्त करना। अगर बात करूं इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वैश्विक परमाणु तैयारी को सशक्त करना। क्या है? सशक्त करना, यानी कोई भी आपातकालीन स्थिति है तो उससे लड़ने के लिए हम सशक्त बने, इसका ये उद्देश्य है। इसमें 75 देशों ने भाग लिया। इसमें कितने? 75 देशों ने भाग लिया। ठीक है, 75 देशों ने इसमें भाग लिया, प्लस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, ठीक। अगर बात करें हम IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? IAEA। ठीक है, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। कहां पर? पेरिस में। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई। और अगर बात करूं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो हमारे कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, जितनी भी परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, ये इसका उद्देश्य है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए दोनों हाथ मिला रहे हैं क्या? इसके लिए। अगर बात करूं मैं रोमानिया की, तो आप रोमानिया को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, एशिया, और इधर जाएंगे तो यहां से शुरू हो जाता है यूरोप, और यूरोप को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूरोप। तो यूरोप में यहां से हमारा यूराल पर्वत के माध्यम से ये अलग होता है, और ये सारा क्या है? ये यूरोप में। ठीक है, रूस का आधा हिस्सा यूरोप में, आधा एशिया में आता है। तो अगर हम जाएं यहाँ पर काला सागर के ऊपर यूक्रेन है, और यूक्रेन के नीचे क्या है? ये देश, ये कौन सा देश है? तो ये है अपना रोमानिया। कौन सा देश है? तो ये हो गया रोमानिया। तो कहां पर स्थित है? पूर्वी
यूरोप में स्थित देश है, यूक्रेन, और इसके नीचे ये हो गया रोमानिया, ठीक है, रोमानिया, और बीच में मालदोवा। तो रोमानिया, इसकी राजधानी बुडापेस्ट, बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। बुडापेस्ट तो हंगरी की है, बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसी देश कौन से हो गए? तो बुल्गारिया हो गया है, सर्बिया हो गया है, हंगरी हो गया है, यूक्रेन और मालदोवा। तो कौन कौन से हो गए? यूक्रेन, फिर इधर हंगरी, मालदोवा, सर्बिया और बुल्गारिया, ये सब इसके पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। और इसका बॉर्डर किससे निकलता है? तो काला सागर से इसका सीमा साझा होती है। तो ये हो गया हमारा रोमानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट का दर्जा देने की घोषणा की है? हाल ही में हमारे जो असम के सीएम है, असम के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ये क्या है? यहाँ के हमारे सीएम है। इन्होंने घोषणा की है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय, इसको ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी का दर्जा किसे दिया जाएगा? तो ट्रांसजेंडर समुदाय वो होता है जो भगवान ने पैदा तो लड़की किया है, लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज कराकर लड़का बन गया, या लड़का जो अपना जेंडर चेंज कराकर लड़की बन गया। तो उसको असम सरकार अभी ओबीसी का दर्जा देने जा रही है, मतलब इसकी घोषणा कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक कार्य और किया है, जो हमारी आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है हमारी कार्यकर्ता, उनको क्या किया है? तो उनको 50% आरक्षण देने की भी इन्होंने, इसके लिए इन्होंने क्या किया है? तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको महिला एंड बाल विकास जो इनके मंत्रालय है, उसके द्वारा क्या किया गया है? इनको जो पर्यवेक्षक सरकारी नौकरियों में के पर्यवेक्षक में नौकरियां, जो पर्यवेक्षक की नौकरियां होती हैं, किसकी? पर्यवेक्षक की, के पर्यवेक्षक में 50% का आरक्षण देने की घोषणा की है। 50% का इनको आरक्षण दिया जाएगा। जो पर्यवेक्षक की नौकरियां होती है, उनमें इनको 50% का आरक्षण दिए जाने की भी घोषणा साथ साथ की है। अब अगर हम बात करें किसकी, तो अब हम बात देख लेते हैं हमारे जो ओबीसी की है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे संविधान में 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग या उसके आरक्षण की बातें करते हैं। जैसे अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338(b) और 340, ये 4 अनुच्छेद हैं जो पिछड़ा वर्ग या उसके आयोग के बारे में या उसके गठन के बारे में जिक्र करते हैं। 15(4) ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे समाज को शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो राज्य है वो जो हमारा सामाजिक, तो क्या कहता है कि राज्य ओबीसी के लिए क्या करेगा? मतलब उसकी शिक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। शिक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण ये इसमें दिया गया है। अगर बात करूं 16(4) की, तो 16(4) कहता है कि राज्य ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सकता है। ओबीसी के लिए
नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण की बात कौन करेगा? तो 16(4) करेगा। ठीक है। अब 38B ये कहता है कि ओबीसी के लिए आयोग का गठन, ओबीसी के लिए जो आयोग बनेगा, आयोग, उसके गठन की प्रक्रिया क्या होगी, या उसके गठन के लिए जो आयोग गठित होगा उसके दिशा निर्देश जारी कर सकता है। यानी आयोग के लिए, सी के लिए आयोग के दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश इसमें जारी कर सकता है। बात करें 340 की, तो यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो ओबीसी आयोग का गठन करे, ओबीसी के लिए आयोग का गठन करे। ठीक है, तो ये 340 देता है। तो 15(4) क्या कहता है? 15(4) शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। 16(4) ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। 338B जो ओबीसी के आयोग के गठन की दिशा निर्देश दिए गए हैं, और 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह ओबीसी के लिए किसी भी आयोग को गठन कर सके। ओबीसी के आयोग का गठन कैसे कब करता है राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर करता है। ठीक है, राज्यपाल के परामर्श पर इसका गठन करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओबीसी आयोग। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है कब बना। तो ये घटना है 1953 की। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, ठीक है, पिछले वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसका नाम था कालेकर आयोग। ठीक है, इसका गठन किया गया, और इसकी रिपोर्ट कालेकर की रिपोर्ट 1955 में आई। कब रिपोर्ट आई इसकी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। बोल दिया कि आपकी सिफारिश तो बेकार है। ठीक है, इसके बाद ओबीसी के लिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग इसके नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल आयोग 1979 में बना और रिपोर्ट इसकी 80 में आई। तो ये गठन कब हुआ? तो गठन इसका 1979 में, और इसकी रिपोर्ट जो इसने पेश की वो 1980 यानी अगले साल ही इसने रिपोर्ट पेश कर दी। इन्होंने बताया कि भारत में 3743 इतनी जातियां क्या हैं? पिछड़ी हुई है, जातियां पिछड़ी हैं। ठीक है, इतनी पिछड़ी जातियां हैं, ये बताया गया। और इसी के आधार पर, इस कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने, 1990 में किसकी सरकार थी? तो वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया? ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया गया। तो किसकी सरकार में? 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने यह कार्य किया। इसके बाद एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, इसके बाद एक केस हुआ था 1992 में। किसके बाद? तो इस घटना के बाद एक केस होता है 1992 में, जिसे हम भारत सरकार बनाम इंदिरा साहनी या इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जानते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को वैध बताया, वैध घोषित किया। ठीक है, ओबीसी का आरक्षण जो 27% दिया गया है, ये इसको बताया कि ये वैध है। लेकिन इसने कहा, इसी केस में इनके द्वारा कहा गया कि जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो हमारा अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से हम 50% को ही आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो आरक्षण की सीमा इन्होंने
50% घोषित की। तो किस केस में की गई? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में ये किया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले ये हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी जो क्या है यहाँ के सीएम है। अगर मैं बात करूं असम राज्य की, तो असम राज्य जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा देखें तो बाकी के सभी राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, भूटान से भी। ठीक है, तो इसको सेवन सिस्टर में बीच में एक स्थित है असम। ठीक है, ये रहा असम। इसकी राजधानी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, कोहिमा सबसे और मेघालय, त्रिपुरा सबसे मिलती है। अगर बात करूं मैं असम की, तो असम की राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी होगी इसकी दिसपुर। ठीक है, यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो गुवाहाटी यहाँ पर हाई कोर्ट है। यहाँ के सीएम कौन हो गए? तो हेमंता विश्व शर्मा ये यहाँ के सीएम हो गए। अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य लक्ष्मण प्रसाद यहाँ के जो क्या है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के क्या है? राज्यपाल हो गए। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर बात करूं यहाँ के भाषाओं की, तो यहाँ पर भाषा असमिया, बंगाली, ठीक है, असमिया, बंगाली, बोडो और कार्बी ये यहाँ पर क्या है? भाषाएं बोली जाती है। मुख्यतः 4 भाषाएं, असमिया, बंगाली, बोडो और कार्बी। अगर यहाँ के त्योहार या उत्सव की बात करूं, तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख उत्सव है उसको हम बिहू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिहू के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है तो वो इसके नेशनल पार्क से पूछा जाता है। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो देहिंग पटकई, नामेरी, ओरांग, और काजीरंगा, जहां पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, रायमोना और डिब्रूगढ़। एक और कौन सा बचा है? एक साथ है ना यहाँ पे, तो ओरांग भी हो गया, डिब्रूगढ़, साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, रायमोना और देहांग पटके ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में त्रिपुरा किस क्रम में पूर्ण साक्षर राज्य बना है? हाल ही में क्या हुआ है कि त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक राज्य घोषित किया गया है। और ये कौन सा है? तो ये मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा राज्य है, जहां की 15 वर्ष से अधिक आयु 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या, अधिक आयु वाली जनसंख्या जो है वो जनसंख्या क्या है? स्किलफुल है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है? कार्यात्मक रूप से साक्षर है वाली जनसंख्या, कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त है। ठीक है, यानी इसके स्किलफुल है। तो इसका स्थान ऑप्शन नंबर 3 किसके बाद? मिजोरम और गोवा के बाद।
इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो युवा हैं वो अपना स्किल रखते हैं जिससे वो अपनी जीविका को चला सके, उनके पास कोई ना कोई स्किल डेवलप किया गया है। तो ऐसा राज्य कौन सा बना है, तीसरा बना है। और ये जो उपलब्धि इसने हासिल की है ये केंद्र सरकार की एक कार्यक्रम है, उल्लास, केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम, ठीक है। केंद्र किसका किसका है, तो केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत इसको ये उपलब्धि हासिल की गई है। और ये उल्लास कार्यक्रम हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पर जिसको लाया गया, उसकी सिफारिश पर लाया गया, इसके तहत लागू की गई है, ठीक है, लागू की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम शिक्षा के साथ साथ लोगों को इतना स्किलफुल भी बना दें जिससे कि वो अपनी जीवन का व्यवसाय या कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे वो अपना धन इकट्ठा कर सके। तो उसके लिए ये उल्लास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार की योजना है, कौन सा, ये की योजना, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 2022 से 27 के बीच क्या करना है, लोगों को स्किलफुल बनाना है, ठीक है। इसके लिए ये सरकार ने योजना चलाई हुई है, ठीक है। उद्देश्य 15 साल से अधिक लोगों को क्या करना, स्किलफुल बना देना। तो ये उल्लास योजना हो गई नई एजुकेशन पॉलिसी। अगर बात एजुकेशन यानी शिक्षा की आई है, ठीक है, शिक्षा, तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A, कैपिटल ए, और जहां पर भी कैपिटल ए आता है तो उसका मतलब है वो किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब 21A की बात करें तो इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और जोड़ा गया तो किस लिए, जिससे इसमें क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसा ये अनुच्छेद कहता है। और ये कब क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी यानी डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व जो है, नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के अनुच्छेद 45, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44 कहता है कि 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, किसकी बात करता है, तो मुफ्त शिक्षा की बात करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो डीपीएसपी जो हमारा है वो अनुच्छेद 40 के तहत कहता है कि 14 वर्ष तक लोगों को क्या मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके तहत एक संविधान संशोधन 86वां 2002 में किया गया और जिसके बाद ये अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो ये हमारी बातें सारी हो गई शिक्षा के बारे में भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये हो गए यहाँ के डॉक्टर मानिक शाह। कौन है यहाँ के, डॉक्टर मानिक शाह। ये हो गए डॉक्टर मानिक शाह। ये क्या है यहाँ के, तो ये यहाँ के सीएम है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, डॉक्टर मानिक शाह। अगर बात करूं मैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा ये एकदम बांग्लादेश में घुसा हुआ जो है वो है त्रिपुरा, ठीक है। इसका बॉर्डर किससे, असम से और मिजोरम से साझा होता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा शुरू होती है उसको हम शून्य रेखा या 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। जो सीमा रेखा है उसको हम शून्य रेखा या 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है अगरतला। कौन सी है, अगरतला यहाँ की राजधानी है। मानिक शाह यहाँ के सीएम हो गए। अगर बात करूं स्थापना की, तो ये कब राज्य बना, तो स्थापना इसकी 21 जनवरी 1972 को हुई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे
कि इसके साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में से 2 राज्यों की और स्थापना हुई थी इसी दिन इसी तारीख को। इसकी भाषाओं की, तो यहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो बंगाली भाषा बोली जाती है, असमिया मणिपुरी और कोक परोक। तो ये भाषा सबसे अधिक पूछी जाती है। कोक परोक भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो ये त्रिपुरा में बोली जाती है। अगर यहाँ के त्योहार की बात करें तो त्योहार कौन कौन से है, तो लाई हरोबा और खारची उत्सव, ये दोनों यहाँ पर विशेष रूप से मनाए जाते हैं। नेशनल पार्क, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, एक क्लाउडेड, कौन सा, क्लाउडेड लेपर्ड और एक है बाइसन। तो 2 नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पटना को राघोपुर से जोड़ने वाले नए गंगा पुल का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में जब से बिहार में चुनाव की घोषणा हुई है, तो हमारे जो नीतीश बाबू, मैं ही सीएम था, हूँ और रहूंगा, इन्होंने क्या किया है, पटना में एक पुल का उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन किया जो पटना को किससे जोड़ देगा, तो वो राघोपुर से जोड़ देगा। किससे, राघोपुर से जोड़ देगा। ये क्या है, ये 3 और 3 6 लाइन का क्या है, पुल है। ठीक है, कितने लाइन का है, तो 6 लाइन पुल है जो 4.57 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो बिहार में गंगा नदी पर एक पुल का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। किसने किया है, तो हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। अगर बात करूं मैं पुलों की, तो भारत का नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो उसका नाम है ढोला सादिया, जिसको हम भूपेन हजारिका के नाम से भी जानते हैं। भूपेन हजारिका, जो कौन सी नदी पर है, तो यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कौन सी है, तो वो सहायक नदी है लोहित। तो लोहित पर बना है ये पुल, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ पुल है। ठीक है, ढोला सादिया जो नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। अगर बात करूं यहाँ पर गंगा की, तो गंगा जो हमारे हिमालय से निकलती है, वो मुख्यतः 5 प्रयागों का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज हम 5 प्रयाग कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लेशियर है यहाँ पर बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ठीक है, एक सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, जिसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और सबसे पहले आकर जो मिलती है, ये मिलेगी विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में एक नदी मिली, यहाँ पर धौली गंगा। ठीक है, तो धौली गंगा यहाँ से, और ये कौन सी गंगा थी, तो अलकनंदा। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में 2 नदी, धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। उसके बाद एक आगे चलती है, ये नदी का नाम ही है अलकनंदा ही नदी का नाम रहता है। और आगे जाकर इसमें एक नदी और मिलती है, यहाँ पर है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में एक नदी और मिलती है, जिसको हम नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। कौन सी, नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर ये नदी अलकनंदा ही रहती है, और अलकनंदा और
यहाँ पर आता है फिर एक कर्णप्रयाग। कौन सा है? तो यहाँ पर है कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलेगी? तो ये नदी मिलेगी, इसका नाम है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी मिलती है। ठीक है, तो ये 3 नदियां जो इसके बाईं ओर से यानी उल्टे हाथ की तरफ से मिल रही हैं। आगे जैसे ही चलते हैं तो आगे मिलता है एक प्रयाग जिसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ये रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक नदी निकलती है, कहां से? केदारनाथ से। तो ये हो गया हमारा केदारनाथ। केदारनाथ पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। तो क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी एक नदी निकलती है जो रुद्रप्रयाग में से जाकर मिलती है। साथ ही एक नदी जो गंगोत्री से निकलेगी, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कहां पर मिलेगी जाकर? तो यहां पर मिलेगी और वो देवप्रयाग में जाकर मिलती है और जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, जिस पर ही कौन सा बांध है? तो यहाँ पर एक बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध इसी नदी पर है। और जब ये देवप्रयाग में मिल जाती है उसके बाद ये होती है गंगा। तो यहाँ से कौन सी नदी कहलाएगी? गंगा। और यहाँ से आगे जाकर ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो हरिद्वार से ये कहाँ चली जाएगी? तो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी। तो हमारे कौन कौन से प्रयाग हो गए? सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको? तो सबसे पहले विष्णु भगवान ने किसके यहाँ? नंद जी के यहाँ अवतार लिया कृष्ण जी के रूप में। विष्णु प्रयाग विष्णुदेव नंद जी के यहाँ अवतार लिया। फिर किससे मिले? कर्ण से जाकर मिले। कहाँ? हस्तिनापुर में मिले कर्ण से। ठीक है, कर्ण मिले तो फिर रुद्र रूप अपनाया। ठीक है, रुद्र रूप अपनाया सभा में जाकर और फिर बाद में जाकर अर्जुन को किसका भाषण दिया? गीता का ज्ञान दिया और वो देवता बन गए। ठीक है, देव रूप में आकर उन्होंने भाषण दिया। तो पहले विष्णु जी नंद जी के यहाँ अवतार लेके आए, कर्ण से मिले और रुद्र रूप अपना के फिर क्या किया? उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो देव रूप में। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। अब ये हो गया हमारा पुल। ये 6 लाइन का ये पुल बना है गंगा नदी पर। अगर मैं बात करूं बिहार की तो ये रहा हमारा बिहार। ठीक है, यूपी से बॉर्डर मिलाते हुए, फिर झारखंड से बॉर्डर मिलाते हुए और फिर वेस्ट बंगाल से बॉर्डर मिलाते हुए और इधर नेपाल से। तो 3 राज्य और एक देश के साथ बिहार का बॉर्डर मिलता है। देश कौन सा है? नेपाल। राज्य हो गए झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। अगर बात करूं यहाँ के सीएम की तो सीएम तो हमारे नीतीश बाबू ही है। नीतीश, ठीक है, नीतीश बाबू यहाँ के सीएम है। राज्यपाल यहाँ के उनका नाम है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद। ये यहाँ के राज्यपाल हो गए। अब यहाँ पर चुनाव है तो यहाँ की सीटों को याद रखना बहुत जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारी संसद की सीटें होगी, संसद की। ठीक है, उसके बाद जो हमारी विधान मंडल की सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सदन है। कौन कौन से? विधान सभा और विधान परिषद। तो यहाँ की जो सीटों की संख्या है वो लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है। ऐसे कौन से 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, यानी जिनमें विधान परिषद है? ऐसे 6 राज्य कौन से हैं? तो एक बार उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो 2 पड़ोसी राज्य यहाँ पर हैं, यूपी और बिहार। उसके बाद 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका और 2 पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन
हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया है ये अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन। चलो ग्रीन हाइड्रोजन को तो बाद में समझेंगे। ये ऑफ ग्रिड क्या है? ऑफ ग्रिड का मतलब है ऑफ ग्रिड का मतलब है कि यहाँ पर जो बिजली आएगी उसके लिए कोई ग्रिड नहीं है, मतलब जो इसका बिजली है वहां पर नहीं जा रही है कि किसी ग्रिड के माध्यम से, बिजली लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके लिए इन्होंने जितनी भी ऊर्जा है इस प्लांट के लिए, ऊर्जा जो ली गई है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। सौर ऊर्जा से संचालित प्लांट है। और है कहाँ पर? तो कच्छ गुजरात में ये प्लांट स्थापित है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में इसको स्थापित किया गया है। और जहाँ यहाँ जो भी बिजली का उपयोग है वो किससे होगा? तो वो सौर ऊर्जा के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा पानी है उसको इलेक्ट्रोलिसिस, एक विधि होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के माध्यम से क्या करेंगे? माध्यम से जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे और इससे क्या प्राप्त करेंगे? हम हाइड्रोजन, जिसे हम भविष्य का ईंधन कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन, इसको अलग करेंगे। जैसे H2O पानी होता है, तो इसमें से हाइड्रोजन प्लस O2, H2O तो हाइड्रोजन और O2 हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग करके इसको निकाल देंगे और हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या, किसके माध्यम से? तो इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भारत क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि जिससे हमारी पेट्रोल पर निर्भरता को कम किया जा सके। और भारत का एक मिशन है जिसको हम हरित हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये इसका मिशन है। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक है? तो हम 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन क्या करेंगे? 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। अगर बात करें गुजरात की, ये हमारा गुजरात, ये किससे बॉर्डर साझा हो रहा है? यहाँ से इसका पाकिस्तान से। ठीक है, ये पाकिस्तान से, ये है इसका समुद्री बॉर्डर। अगर बात करें भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा यानी समुद्र से साझा करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो गुजरात की है। इधर ये राजस्थान का बॉर्डर हो गया, इधर मध्य प्रदेश और इधर हमारा महाराष्ट्र। तो कितने स्टेट से मिल रहा है? इधर मिला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, प्लस पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गूगल के नए AI मोड को किस तकनीक द्वारा संचालित किया गया है? तो ये जो इनकी तकनीक है इसका नाम है जेमिनी 2.5। असल में क्या किया है, गूगल ने एक नया चैटबॉट शुरू किया है। क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है, जिसका नाम है जेमिनी 2.5। इसकी क्या खासियत है? ये जटिल कार्यों और लंबे सवालों का अधिक
सरल करता है, ठीक है, सरल करता है, को सरल करता है, ठीक है, सरल करता है, तो इनको सरल करने में ये सक्षम है। तो जेमिनी जो गूगल का एआई है उसका उन्होंने दूसरा वर्जन 2.5 वर्जन को जारी किया है, जो और अधिक सटीकता से कार्य करने में सक्षम है। अगर बात करूं कुछ चैट बोट की, तो चैट बोट कौन से है? चैट बोट जैसे जेमिनी किसका हो गया? तो जेमिनी हो गया गूगल का, जेमिनी गूगल का। ऐसे ही चैट जीपीटी, चैट जीपीटी किसका है? तो चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का है, ठीक है। ऐसे ही भारत का चैटबॉट कौन सा है? तो हनुमान, हनुमान नाम का चैटबॉट भारत का है। बात करें चीन की, तो चीन का कौन सा है? तो डीप सीक, डीप सीक क्या है? चाइना का चैटबॉट है। तो ये चैटबॉट जो हाल ही में अभी जारी है। आगे देखते हैं, तो ये कंप्यूटर और उसके चैटबॉट। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रेलवे कर्मचारियों को के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना में कितनी राशि की घोषणा की गई है? अभी क्या किया है केंद्र सरकार ने, जो हमारे रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा की है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारियों को बिना क्या, जो किस्त देते हैं ना, जैसे उसको क्या बोलते हैं अपन, जो हम किस्त जमा करते हैं किसी भी किसी भी पॉलिसी के लिए, अगर हम किस्त जमा करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम। बिना प्रीमियम भुगतान के रुपए 1 करोड़ का बीमा, ठीक है, बीमा किया जाएगा। दरअसल इसका मतलब क्या है? अगर रेलवे के कर्मचारी की किसी रेलवे दुर्घटना में अगर उसकी जीवन को क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको बिना किसी प्रीमियम के, यानी उसको कोई पैसा पूरी जिंदगी जमा नहीं करना, उसको अगर उसकी ऐसी घटना होती है कि वो उसकी जिंदगी से हाथ खो बैठता है, तो उसके बच्चों को या उसके परिवार वालों को जो उस पर निर्भर हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये रेलवे ने घोषणा की है, ठीक है। तो अभी ये घोषणा की है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें कर्मचारी को क्या करना पड़ेगा? एक वेतन पैकेज खाता खुलवाना होगा। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक वेतन पैकेज खाता खुलवाना होगा, खाता खुलाना होगा। यानी खाता खुलते ही इसमें पैसा आएगा, तो ये खाता इन्हें खुलवाना होगा। तो 1 करोड़ का क्या हो जाएगा? फिर इनकी बीमित राशि हो जाएगी। यानी अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए इन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अभी क्या हुआ? इसके पहले लाभार्थी कौन बने? तो इसके पहले लाभार्थी अभी मुरादाबाद डिवीजन के सुशील कुमार का परिवार इसका लाभार्थी बना है। दरअसल इनकी रेलवे दुर्घटना में रेल से उतरते हुए इनकी पैर फिसलने से सर में चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इनके परिवार को अभी 1 करोड़ रुपए की क्या मिली है? वो राशि दी गई है। तो पहले लाभार्थी कौन है? तो ये सुशील लाल का परिवार है, सुशील कुमार जी का ये परिवार है जो इनको पहले लाभार्थी हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करें हाल ही में रेलवे से जुड़े क्वेश्चन। तो हाल ही में 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। कहां पर किया? तो दाहोद गुजरात में किया, ठीक है। और अभी 150 लोकोमोटिव इंजन जो हैं वो किस देश को भेजने की बात हुई है? तो गिनी देश, अफ्रीका में एक गिनी देश है, वहां पर 150 इंजन, जो 3000 करोड़ रुपए का सौदा है, 3000 करोड़ रुपए का सौदा है। इसमें गिनी देश को हम 150 क्या देंगे? लोकोमोटिव इंजन वहां पर सप्लाई करेंगे। और कहां से होंगे? तो मोरहरा
कहाँ पर है, बिहार प्लांट, बिहार मोररा प्लांट, बिहार से ये इंजन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया हमारे अश्विनी वैष्णव जी, जो अभी क्या किया इन्होंने, ये घोषणा की है। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में तो भारत की पहली रेल कब चलाई गई, तो 1853 में। कहाँ से, ठाणे से मुंबई, बॉम्बे। ठीक है, और भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली, तो 1925 में चलाई गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अगर बात करूं भारत में रेलवे जोन कितने हैं, भारत में रेलवे जोन, तो रेलवे जोन कितने हैं, तो रेलवे जोन 19 है। और जो नवीनतम रेलवे है, नवीनतम रेलवे जोन कौन सा बना, तो वो दक्षिण तटीय रेलवे, ये नवीनतम जोन बना है। और जिसका हेड ऑफिस यानी ऑफिस कहाँ पर है इसका, तो इसका ऑफिस विशाखापत्तनम आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे रेलवे से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पहली भारतीय कौन है। मतलब ये एक स्पेस प्रोग्राम है, ये क्या है, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसको पूरा करने वाले कौन है, तो डॉ.के.टी. जाह्नवी, जो हमारे कहाँ से हैं, ये हमारे भारत के आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, भारत के आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है, जो नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। दरअसल नासा एक टाइटन ऑर्बिट पोर्ट, कौन सा, टाइटन ऑर्बिट पोर्ट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। ये स्टेशन क्या करने, लॉन्च करने जा रहा है, जो 2029 तक चालू यानी शुरू होने की संभावना है। तो इस पर जाने के लिए किसे चुना गया है, तो डॉ.के.टी. जाह्नवी को इस पर जाने के लिए चुना गया है। और इस पर जाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको हम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। उसमें इनको प्रशिक्षित किया गया है, जिससे आगे चलकर ये इसका हिस्सा बन सके। ठीक है, तो आप समझे होंगे। तो ये एक स्पेस स्टेशन, जो हमारा एक स्पेस स्टेशन पहले से ही है, 2011 में बना था। जाक्सा, नासा, रूस की रोसकोसमोस, कनाडा और सीएसए ने मिलकर बनाया था। उसके बाद एक नया स्पेस स्टेशन नासा बनाने जा रहा है, जिस पर जाने वाली ये महिला चुनी गई है और इनको ये प्रशिक्षण अभी दिया गया है। ठीक है, तो भारत का स्पेस स्टेशन कब तक बन जाने की उम्मीद है, तो 2035 तक भारत भी अपना स्टेशन बना लेगा, 30 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारी जाह्नवी जी, जो यहाँ के लिए चुनी गई है। देखिए, भारत का झंडा लगाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है, यानी पहली बार तो किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, और महिला भी पहली अफ्रीका की है। ठीक है, पहली अफ्रीकी और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है हमारी क्रिस्टी कोवेंट्री। ये क्रिस्टी कोवेंट्री जो है हमारी IOC बोले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये
कौन बनी है? तो अध्यक्ष इसकी अभी कौन हो गई है? तो इसकी अध्यक्ष बन गई हमारी क्रिस्टी कोवेंट्री। कोवेंट्री ये कौन से देश से हैं? तो ये जिम्बाब्वे से हैं। जिम्बाब्वे से हैं और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, और ये क्या है? तैराक हैं और ये 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अब तक 2 स्वर्ण पदक ये जीत चुकी थी और ये एक तैराक है जो जिम्बाब्वे से है। ये किसका स्थान लेंगी? तो ये थॉमस बोक के स्थान पर, थॉमस बोक के स्थान पर या जॉन बुक का स्थान लेंगी। ठीक है, जॉन बुक का स्थान ये लेंगी। ठीक है, अगर बात करूं मैं आईओसी की, तो आईओसी की स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में इसकी स्थापना 23 जून को की गई। ठीक है, 23 जून को इसकी स्थापना की गई, इसलिए हम 23 जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी इसकी कौन सी 131वीं वर्षगांठ पर, 131वीं वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम था उसमें इसका चयन किया गया। इनका क्रिस्टी कोवेंट्री का चयन इनकी 131वीं वर्षगांठ पर किया गया है। और इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो लुसाने में है। कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका मुख्यालय है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अभी थॉमस बॉक के स्थान पर इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ओलंपिक में ये 1 2 3 4 5 कॉन्टिनेंट, 5 छल्ले हैं जो हर कॉन्टिनेंट यानी हर महाद्वीप का एक छल्ले के रूप में दिखाया जाता है। हमारे यहाँ कितने महाद्वीप हैं? तो 7 है। 7 में से 5 पर जनसंख्या रहती है, वहीं को ही इसमें दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो हाल ही में भारतीय जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थे ललित उपाध्याय जी ने क्या कह दिया है? संन्यास ले लिया है कि भैया टाटा। तो ललित उपाध्याय ने बोल दिया है टाटा बाय बाय। किसको? हॉकी को। तो ललित उपाध्याय क्या थे? ये एक फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, यानी जो आगे की तरफ खेलते हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी उनको कहा जाता है। अभी इन्होंने एक बेल्जियम के खिलाफ एक मैच खेला। बेल्जियम के खिलाफ मैच जीतकर संन्यास की घोषणा की। ठीक है, इन्होंने घोषणा की। ये कैसा मैच था? तो ये एक लीग मैच था। एक लीग मैच बोले तो किसी लीग में एक मैच चल रहा था बेल्जियम के खिलाफ, उसमें इन्होंने ये घोषणा की। तो अगर बात करें ललित उपाध्याय, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 इन दोनों में इन्होंने कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई, तो इन्हें कांस्य पदक मिला। हॉकी ने हमारी कांस्य पदक जीता तो इनको भी कांस्य पदक मिला। ठीक है, तो ये है हमारे ललित उपाध्याय जी, इन्होंने अभी हॉकी से घोषणा कर दिया संन्यास की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, हाल ही में DAJA यानी धरती आबा जन भागीदारी अभियान 2025 किससे सम्मान में शुरू किया गया? तो ये जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, इनके सम्मान में शुरू किया गया। ये क्या है? DAJA ये अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी अभियान है। ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया जिसे हम धरती आबा जन भागीदारी अभियान के नाम से जानते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान भी है। ठीक है, जन भागीदारी अभियान है जो किसको सशक्त करेगा? जो आदिवासी समुदाय को सशक्त करेगा। ठीक है, धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता। और ये धरती के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा को हम धरती आबा कहते हैं।
आबा यानी धरती के पिता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, नागपुर उड़ीसा में, वो सॉरी झारखंड और उड़ीसा की तरफ, तो वहां पर एक 19वीं सदी में एक भगवान बिरसा मुंडा पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 19वीं सदी में। इनके जन्म की बात करूं तो 15 नवंबर 1875 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1900 में हुई। ठीक है, 1900 में इनकी मृत्यु, 9 जून को इनकी मृत्यु हुई। तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। किस लिए? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, जमींदारों के खिलाफ क्या किया? संघर्ष किया। और बाद में इनकी मृत्यु 9 जून 1900 हो गई। ठीक है, इनको जाति विरोधी और नशा मुक्ति या नशा विरोधी, नशाखोरी के खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाए, इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब इस अभियान में क्या क्या किया जाएगा? तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों को सशक्तिकृत करना, जैसे आधार कार्ड पंजीकरण करना, आधार पंजीकरण। ठीक है, पीएम जनधन योजना से जोड़ना, जनधन योजना इससे जोड़ना। ठीक है, और पीएम किसान निधि से जोड़ना, किसान निधि से भी इन्हें जोड़ना। ठीक है, और क्या है? उज्ज्वला योजना से जोड़ना। ठीक, तो इन सब योजनाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान से भी जोड़ना, आयुष्मान में जो बीमा है वो भी इनको मिल सके तो उससे जोड़ना। तो ये क्या है? एक अभियान है जो अभी चलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इनका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में विद्या भारती कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो हाल ही में जो हमारी कर्नाटक सरकार है, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? एक विद्या भारती करके अभियान चलाया है। सॉरी, आंध्र सरकार। कौन सी सरकार है? तो आंध्र प्रदेश ने यह अभियान चलाया है। आंध्र प्रदेश ने अभियान चलाया है जिसमें क्या किया जाएगा? ये ऑनलाइन रेमेडी, ऑनलाइन रिमेडियल, यानी इसमें क्या मतलब क्या है? जो पुनः अध्ययन शिक्षण कार्यक्रम है। रिमेडियल का मतलब क्या है? पुनः अध्ययन कार्यक्रम है। पुनः अध्ययन कार्यक्रम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत उद्देश्य है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में जो बच्चे धीमे सीखते हैं, ठीक है, या धीमे सीखने वाले छात्रों को पुनः अध्ययन कराया जाएगा। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में धीमे छात्रों के लिए पुनः अध्ययन कराया जाएगा। तो किसके लिए? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। हाल ही में दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऐसा करने वाले जो बल्लेबाज बने हैं वो ऋषभ पंत बने हैं। कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज बने हैं, ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 100 रन से अधिक बनाए। 100 रन को क्या बोलते हैं? सेंचुरी। तो 100 रन से अधिक बनाने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत बन गए हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। पहले इन्होंने 134 और 118 रन बनाए, 134 और 118। और ये टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? तो इसका आयोजन टेस्ट मैच का हेडिंगले कहाँ पर है? यूके यानी इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर, ये हमारे ऋषभ पंत जी हैं बल्ला उठाते हुए धन्यवाद करते हुए भगवान का। हाल ही में चीन के किस प्रांत में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो हमारा जो है चमगादड़ है चाइना, इसके यूनान प्रांत में अभी क्या किया गया है, चमगादड़ के वायरस की पहचान की गई है। ठीक है, ये वायरस कैसे हैं? तो जो हमारा निपाह वायरस है वो हेड्रा वायरस जैसे है। तो ये वायरस कैसा है? निपाह और हाइड्रा वायरस जैसे इसके लक्षण है, वायरस जैसे लक्षण वाला वायरस है, लक्षण वाला वायरस है। ठीक है, और ये किससे हो रहा है? तो ये चमगादड़ के मूत्र से कोई फल या पानी के माध्यम से फैल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा चीन है ये चमगादड़ इतना प्रेम करता है तो इससे इसके वायरस निकालता ही रहता है। अब नया वायरस इसने निकाला है, तो जो इससे क्या होगा, चमगादड़ के मूत्र से जो दूषित जल और फल होगा उस पर खाने से ये वायरस फैल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और फिर क्या है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये चाइना ने क्या किया है, एक नया वायरस और खोज निकाला है। यह है चमगादड़ जो हमेशा चाइना वाले के साथ में रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो हमने आज के कल के बचे हुए कुछ क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड किया। जो कल आज क्वेश्चन बचे हैं कल को उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा और आपका जो पीछा का कल का छुटा है वो पूरा कर दिया जाएगा। आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।